स्वागत है सभी का लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर, जिसे शॉर्ट में एड एग्जाम एस के नाम से भी जाना जाता है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019-20 की सेकेंड क्वेश्चन पेपर शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण या स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर में 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और जिसको हल करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको मिलते हैं। इन 100 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और इनका अगर सिलेबस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एसएसटी से 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और साइंस से 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट ईयर की एनटीएससी एग्जामिनेशन में एसएसटी से पूछे गए 40 प्रश्नों का हल, और आने वाले वीडियोज में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और साइंस से पूछे गए प्रश्नों के हल। तो एसएसटी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 सेक्शन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, और प्रत्येक स्ट्रीम से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से एसएसटी में टोटल 40 प्रश्न हो गए, जो हिस्ट्री से भी होंगे, सिविक्स से होंगे, ज्योग्राफी से होंगे और इकोनॉमिक्स से होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि लास्ट ईयर के एनटीएससी एग्जामिनेशन में वे कौन से 40 प्रश्न थे जो एसएसटी में पूछे गए थे। इनमें से पहला प्रश्न है, बास्तिल किले से फ्रांसीसी घिरना क्यों करते थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लें कि एनटीएससी के स्टेज फर्स्ट में क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के सिलेबस को मिला करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 9th की हिस्ट्री से है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले पार्ट से है। तो इसका सही जवाब है कि बास्तिल का जो किला था उससे फ्रांसीसी घिरना करते थे, क्योंकि ये वहाँ के सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, ये प्रश्न भी क्लास 9th की हिस्ट्री से है और जो सेकंड चैप्टर है यूरोप में समाजवाद, उससे लिया गया है। तो प्रश्न है, 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए किसने रूस की सत्ता पर कब्जा किया। और इसमें विकल्प दिए हैं, राष्ट्रवादियों ने, रेडिकल्स ने, उदारवादियों ने या समाजवादियों ने। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, समाजवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर एक कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ टर्म्स दे रखी हैं और आपको उनको सही मिलान करना है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न भी 9th की हिस्ट्री से है। आप जानते हैं कि ड्यूमा जो है वो रूस की संसद है का नाम है। तो इसलिए अगर हम कहें तो ड्यूमा को हम मिलाएंगे रसिया से। द नेशनल असेंबली फ्रेंच की पार्लियामेंट है, तो इसलिए सेकंड का हो जाएगा डी। और राइक्सटैग ये जर्मनी की संसद हुआ करती थी, तो इसका संबंध है जर्मनी से। और द विंटर पैलेस ये रूस का राजमहल है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में था। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा 1 के साथ सी, 2 के साथ डी और 3 के साथ बी। तो इस प्रकार से 1 के साथ सी, 2 के साथ डी और 3 के साथ बी और 4 के साथ ए आ रहा है ऑप्शन बी में। तो हम इसमें सही जवाब लिखेंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्लास 10th की हिस्ट्री से है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के अलावा अन्य प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तो स्टूडेंट्स, 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था तो उस समय जो परिषदीय चुनाव हो रहे थे तो सारे प्रांतों ने उन परिषदीय चुनाव का बहिष्कार किया था। केवल एक मद्रास प्रांत में परिषदीय चुनाव हुए थे। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा कि ए, कि मद्रास प्रांत को छोड़कर बाकी सारे प्रांतों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलामगिरी पुस्तक की प्रमुख विषय वस्तु। तो गुलामगिरी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो क्लास 10th में की हिस्ट्री में जिसका वर्णन है। तो इसका में जो मुख्य विषय वस्तु है वो आप पढ़ेंगे। तो यह है जाति प्रथा के अत्याचार के खिलाफ यह पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकल्प सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 6 फिर से मिलान करने के लिए है और इसमें मिलान करने के दे रखा है। फिक्की एक इंडस्ट्रियल संगठन है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन यानी दलित वर्ग एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था 1930 में। पूना पैक्ट जो कि महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में संपन्न हुआ था, जिसको पूना समझौता कहते हैं, तो ये हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ठीक बाद यानी 1932 में। और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1931 में। तो इस प्रकार से अगर आप पहले के साथ दूसरे कॉलम को मिलाएं तो आपको सही जवाब मिलेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है,
कि यह एक कोटेशन है जो क्लास 10th की हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है कि हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और यह सबसे बड़ा तोहफा है। तो यह स्टेटमेंट है मार्टिन लूथर किंग का। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 8 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था आधारित थी। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को आप जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स के व्यवस्था के आधार पर ही वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई थी। तो इस पर इसकी जो व्यवस्था है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर डिपेंड करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न फिर से हिस्ट्री से है और हिस्ट्री में भी क्लास 9th से है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले पार्ट से इसको पढ़ाया गया है। गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन स्टूडेंट्स एक प्रकार का यंत्र है जो कि फ्रांस के जो शासक थे वो दोषी लोगों को सजा देने में उसका उपयोग करते थे और गिलोटिन से उनका सर कलम करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी कि गिलोटिन एक क्या है? डिवाइस। अन्य ऑप्शन थे कर, घोषणा पत्र या कानून। तो ये गलत है, सही जवाब हो जाएगा उसका डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। जैकोबिन क्लब के नेता थे। तो जैकोबिन क्लब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा है और इसके नेता थे रॉबेस्पियर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और प्रश्न नंबर 11 फिर 10th की हिस्ट्री से है। जिगजी क्या है? तो जिगजी की अगर हम बात करें तो जिगजी एक पुस्तक है जो क्लास 10th में जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से अब हमारे पास आएंगे सिविक्स के क्वेश्चन और सिविक्स में 9th और 10th दोनों का सिलेबस कवर होगा। पहला प्रश्न है यानी पेपर का 12वां प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग की जाती है। अभी वहां पर महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन स्थानीय स्वशासन या पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो स्टूडेंट्स न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रांत या किसी राज्य की सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया है कि जो नागरिकों के समूह को प्रभावित करता है, उनके अहित में काम करता है, तो इसके प्रति या इस कानून के खिलाफ हमारी न्यायपालिका संज्ञान ले सकती है और इस फैसले को बदल सकती है। तो इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू और इसका सही जवाब है कि न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 14 वीटो। ये जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर वीटो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीटो एक वो शब्द है कि जहां पर कुछ खास देशों को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी फैसले को रोक सकते हैं और दुनिया के सारे देश अगर उस फैसले को मानते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के जो 5 देश हैं उनमें से किसी एक देश ने अगर उसके खिलाफ वोट कर दिया तो उसको वीटो कहा जाएगा, यानी वो फैसला मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से वीटो का सही जवाब है किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार। प्रश्न नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में जो असत्य कथन है हमें उसे छांटना है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। यह भी बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद में 15 अस्थायी सदस्य हैं। यह स्टेटमेंट सही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य तो होते हैं, लेकिन उन 15 सदस्यों में से अस्थायी सदस्यों की संख्या केवल 5 है और अस्थायी सदस्य होते हैं 10। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या 15 है और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 5 सदस्य हैं, USA, चाइना, रसिया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। तो इन पांचों जो 5 सदस्य हैं, इन्हीं सदस्यों को वीटो का अधिकार है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ऑप्शन सी सही होगा इस मामले में, क्योंकि यह असत्य है और डी है अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिला है, ये भी सही जवाब है। तो इस प्रकार से 15वां प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं 16वां प्रश्न। लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संबंध में असत्य कथन। यहाँ पर फिर से 4 कथन दिए गए हैं और जो कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है, उसको हमने फाइंड करना है। तो पहली बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह बेहतर निर्णय लेने की संभावना को कम करता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से हम इसी पर टिक करेंगे।
प्रश्न नंबर 17 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। देखिए, एक कथन दे रखा है, एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीजन है। स्टेटमेंट दिया है, संविधान के बुनियादी मूल्यों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही, और जो रीजन है वो स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 18 है, यहां पर फिर से 2 कॉलम दे रखे हैं। एक कॉलम में कुछ टर्म्स दे रखी हैं और कॉलम बी में उनकी डेफिनेशंस हैं। तो हमें उनको सही मिलान करना है। संप्रभु यानी सॉवरेन, तो संप्रभु किसे बोलते हैं? संप्रभु बोलते हैं फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। तो हम कहेंगे कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। तो ए के साथ हो जाएगा सी। बंधुत्व का मतलब था भाईचारा, और भाईचारे को अगर हम मिलाएंगे तो लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। थर्ड है, गणतंत्र का मतलब होता है कि गणतंत्र में राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वह चुना हुआ व्यक्ति होगा, जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति। चौथा, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हम सारे टर्म्स को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 19, असत्य कथन चुनिए। फिर से कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, उनमें से जो सही स्टेटमेंट है, उनमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है उसको हमने चुनना है। भारत को चुनाव के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा में 543 सीटें हैं, और इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य को भी विधानसभा में बांटा गया है, विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ संख्या में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित है। तो ये सवाल भी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 543 लोकसभा सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए और कुछ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं, और इनकी कुल संख्या है 131, 84 एससी कास्ट के लिए और 47 एसटी कास्ट के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रामीण एवं शहरी जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो 2/3 सीटों के लिए नहीं है, बल्कि 1/3 यानी कि 33% सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज अधिनियम में। लेकिन राज्य चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। तो जैसे उत्तराखंड में इस आरक्षण को 50% कर दिया गया है। तो 2/3 सीटें ये गलत है, इसको 1/3 होना चाहिए था अगर स्टेटमेंट को सही करते तो। अगर हम स्टेटमेंट डी देखें तो इसमें लिखा है, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस स्टेटमेंट को भी आप देखें तो आंशिक रूप से यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, ये तो सही है, लेकिन उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु, अगर वो लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इससे भी कम आयु यानी 21 वर्ष की आयु में वह स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ सकता है, यानी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। तो इस स्टेटमेंट को भी हम इनकरेक्ट मान सकते थे, लेकिन जो सही जवाब दिया है एससीईआरटी ने, उसको सी लिखा गया है। प्रश्न नंबर 20 है, 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि यह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न भी क्लास 9th में हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, क्रिकेट की कहानी। तो क्रिकेट की कहानी वाले पार्ट से लिंक करके इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो इसका सही जवाब है केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के जो कप्तान थे, उनको 2019 के वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? 21 से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट्स, अब ये ज्योग्राफी के प्रश्न हो गए, और ये भी क्लास 9th और क्लास 10th दोनों से मिलाकर के आएंगे। तो उत्तरी भारत में गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें हम कहते हैं लू। तो सही जवाब है सी। इसी प्रकार काल वैसाखी और व्यापारिक पवनों में भी इनकी भी अपनी डेफिनेशन हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब आप इकोनॉमिक्स में सेक्टर पढ़ते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 सेक्टर होते हैं।
तो प्राइमरी सेक्टर में पशुपालन और कृषि से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पशुपालन, मत्स्य आखेट यानी फिशिंग और एग्रीकल्चर ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं, जबकि परिवहन वो टर्सरी सेक्टर का है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, ये प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा अनुपात। अगर किसी जनसंख्या में बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात है तो हम क्या कहेंगे कि उस जनसंख्या में क्या है, बर्थ रेट हाई है। तो हम कहेंगे कि हाई बर्थ रेट यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? ड्रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली से जो नदी बह रही है, अगर उनमें देखें महानदी तुंगभद्रा, कृष्णा और ताप्ती, तो इसमें सही जवाब है ताप्ती। दो पर्वतों के बीच में जो घाटी है उससे बह रही है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किस वनस्पति प्रकार से रबड़ संबंधित है? अगर हम रबड़ की बात करें तो रबड़ जो है वो जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया या जहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया जो हैं वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उगता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि रबड़ की खेती उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्रजाति की फसल है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, स्तंभ ए और स्तंभ बी है, कुछ टर्म्स दे रखी हैं, उनको मिलान करना है ए को बी के साथ। और ये भी आपके पास ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखो कुछ जातियां दे रखी हैं जंतुओं की, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां। इनको अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पेसीज और एक्सटिंक्ट स्पेसीज। तो संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहेंगे? संकटग्रस्त उन्हें कहेंगे जिनके लुप्त होने का खतरा अधिक है। सुभेद्य जिनकी संख्या घट रही है, वल्नरेबल। दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है स्मॉल इन अमाउंट। और जो लुप्त जातियां हैं, लुप्त जातियों को कहेंगे कि जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर भी अनुपस्थित पाई गई हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 4 के साथ मिलेगा बी, और 4 के साथ बी को अगर आप देखें तो केवल ऑप्शन बी ही सही मिल रहा है। तो यहां से हम देख लेंगे कि 1 के साथ डी, 2 के साथ सी, 3 के साथ ए और 4 के साथ बी का आप मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, रेगुर मृदा। रेगुर सॉइल कहते हैं ब्लैक सॉइल को। तो सही जवाब हो जाएगा सी। 28वां प्रश्न है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन दहन, इस प्रकार के एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है? रोपण कृषि, बागवानी, स्थानांतरित कृषि या गहन कृषि। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि, या इसका दूसरा नाम भी है झूम कृषि। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। जब आप सॉइल कंजर्वेशन की बात करेंगे तो आपको क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए? पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग और कॉन्टूर प्लोइंग। तो इनमें जो है डिफोरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन से मृदा संरक्षण नहीं होता। तो आप इसी को टिक करेंगे। तीसरा प्रश्न है, पामीर ग्रंथि स्थित है। पामीर नोट, आप जानते हैं कि पामीर जो नोट है वो तिब्बत में है, और वो किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? देखो विंध्य और सतपुड़ा तो हो नहीं सकता, अरावली और विंध्याचल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मध्य भारत में है। तो बी और सी, डी में से आपको एक चीज चुननी है। तो इसका सही जवाब है डी, हिंदू कुश और कुनलुल जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में पामीर नोट है। तो 30 प्रश्न हो गए। अब 31वां प्रश्न फिर इकोनॉमिक्स से हम पढ़ेंगे। मानव पूंजी निवेश में सम्मिलित है। तो ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ तीनों चीजें सम्मिलित हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्पादन का कारक कौन सा नहीं है? विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो 3 चीजें होती हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये 3 फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन पर में यूज होते हैं। तो चौथा जो फैक्टर है यानी पशु, ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ये नहीं है उत्पादक का कारक। 33वां सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको हम बोलते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है? इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र में।
प्रश्न नंबर 34, किस संस्थान द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है। और जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो यह यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें देशों के मानव विकास की स्थिति का डेटा मिलता है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा इसका यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या को साक्षरता दर की गणना में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट से क्लास 10th का। और यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है कि जनसंख्या में जब हम साक्षरता की बात करते हैं तो हम उन लोगों को जोड़ते हैं जिनकी उम्र ठीक 7 वर्ष है या उससे अधिक है, उन्हीं को साक्षरता की गणना में शामिल किया जाता है। 7 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों को साक्षरता में शामिल नहीं किया जाता। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स, सेक्टर की अभी हमने बात की है। 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और टर्शियरी सेक्टर में आता है सर्विस। तो जो निर्माण है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। 37वां क्वेश्चन है, मुद्रा स्टॉक की अवधारणा में शामिल है। द कंसेप्ट ऑफ करेंसी स्टॉक इंक्लूड्स। तो करेंसी स्टॉक में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसमें जनता के पास करेंसी तथा बैंकों में मांग जमा, ये मुद्रा स्टॉक की अवधारणा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, स्वर्ण आभूषणों में प्रयुक्त जो हॉलमार्क लोगो होता है वह किस चीज का प्रतीक है? तो जब भी किसी स्वर्ण आभूषण में हम हॉलमार्क की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं उसकी क्वालिटी की, उसकी गुणवत्ता की। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, बहुराष्ट्रीय कंपनी की अवधारणा में कौन शामिल नहीं है? अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? उत्पादन एक देश में, एक से अधिक देशों में व्यापार, श्रम विशिष्टीकरण यानी लेबर स्पेशलाइजेशन और वस्तुओं का कम कीमत पर उत्पादन। तो इनमें से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए सही अवधारणा नहीं है वो है उत्पादन एक देश में, क्योंकि अगर हम मल्टीनेशनल की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे देशों में कंपनी का उत्पादन चल रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए शामिल नहीं है, इसको हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में शामिल है। खाद्य सुरक्षा भी स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 9th में पढ़ाया जाता है और 10th में पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है? फूड अवेलेबिलिटी, सभी को सदैव भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, भोजन तक पहुंच होनी चाहिए और भोजन अर्जित करने के सामर्थ्य होने चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में ये तीनों चीजें शामिल है, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 41 और 42 यानी प्रश्न नंबर 41 से और 60 तक के प्रश्न स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं इस पेपर में। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें इस लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स को। मैं जल्दी ही मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।